जोहार दोस्तों, मैं कैलाश मिश्रा, नौकरी वाला भैया मैं आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले कल जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है उसमें जितने भी लोग सफल हुए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामना। और जो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए हैं वो भी अब जल्द अपने तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब हम कंटिन्यू रहते हैं। इसके पीछे बहुत दिन व्यर्थ नहीं करना है कि मैं सफल नहीं हो पाया। अब आगे का देखना है कि आगे जो जेपीएससी आने वाला है उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए और कहाँ कमियाँ आपकी रह गई थी। जैसा कि आप सबने अपना रिजल्ट देखा होगा और उसमें आपने देखा होगा कि जो मुख्य परीक्षा है उसका भी एक संभावित तिथि निर्धारित कर दिया गया है। तो और ये संभावित तिथि शायद संभावित ना रहे और उस तिथि को परीक्षा हो जाएगी और उसमें कोई गैप भी नहीं है। कंटिन्यूअस जैसे लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था 7 जेपीएससी के समय, उसी तरह से इसका एग्जामिनेशन भी होगा। मतलब 2 दिन के बीच में कोई गैप नहीं होगा। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग जो नौकरी वाला भैया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसा कि 1-2 वीडियो इसमें हम लोगों ने शेयर किया था जिसमें कहा था कि हम लोग बहुत जल्द जेपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। तो हम लोग उसी कड़ी में, चूँकि कल एग्जामिनेशन कल रिजल्ट आ चुका है, तो अब वो समय आ गया है कि हम लोग मुस्तैद हो जाएं, आप लोग मुस्तैद हो जाएं और 2 महीने में एक बेहतर तैयारी आपको हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाया जा सके। ऐसा सुनने में लगता है कि 2 महीना बहुत कम समय है, कैसे होगा प्रिपरेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 महीना बहुत समय है और इतना ही पढ़ने का समय मिलता है किसी को भी। बहुत ही इंटेंसिव होकर पढ़ाई करना है और 2 महीना अगर इंटेंसिव होकर पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे। कुछ चीज़ों का, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा आपको। कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ चीज़ों को पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इसी पे आज हमारा ये पूरा वीडियो रहेगा और आप लोग इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो जैसा कि आप सब तैयारी कर रहे हैं, पहले भी कई लोगों ने प्रीलिम्स पास किया होगा, मेंस एग्जामिनेशन दिया होगा, कई लोग इंटरव्यू तक भी गए होंगे, कुछ लोग सफल भी हुए होंगे, दोबारा दूसरे सर्विस में जाने के लिए एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। ये सब है। तो अब है कि जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, निश्चित रूप से 2 महीना उनके लिए थोड़ा सा आसान होने वाला है। लेकिन जो लोग प्रिपरेशन पहले नहीं किए हैं, पहली बार सफल हुए हैं या फिर उनको मेंस का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो वो निराश ना हो और इस 2 महीने में हमारे चैनल के माध्यम से अगर वो जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और हम लोग अब कंटिन्यूअस इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये पहला क्लास आप इसको कह सकते हैं, ये फर्स्ट क्लास है जेपीएससी मेंस के लिए। और हम लोग हर दिन आपको कुछ ना कुछ इस पूरे टॉपिक वाइज मार्गदर्शन भी देंगे और आप लोगों को मटेरियल भी उपलब्ध कराएंगे, आंसर राइटिंग भी कराएंगे। हम लोग प्रतिदिन जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चंस को बना करके आप लोग को देंगे और आप लोग उसका राइटिंग करेंगे घर पे और उसको जांच भी करवाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमने पहले कहा कि 2 महीने का समय है और वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम लोग अच्छे तरह से प्रिपरेशन करें तो हम लोग सफल हो सकते हैं। तो उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हम लोग इस पर बात करेंगे आज। तो जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, पूरा सिलेबस जो है वो 6 पेपर में बटा हुआ है। जो फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें हिंदी इंग्लिश के परीक्षा होते हैं, 50-50 नंबर के होते हैं, जिसमें 30 नंबर लाना होता है और सभी लोग उसको ले आते हैं। ऐसा कोई आज तक तो मुझे नहीं मिला जो उसमें फेल हुआ हो। तो ठीक है, उसका नंबर जुड़ता भी नहीं है। दूसरा पेपर जो है आप सब जानते हैं कि रीजनल पेपर है, जो हर अभ्यर्थी का अपना अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई कोठा चयन करते हैं, कोई पंचप्रगनिया, कोई नागपुरी, मतलब जो भी उसमें है विषय आप लोग उसके थ्रू जा सकते हैं। जो ज़्यादा कंफर्टेबल है उसमें जाते हैं। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी है, दोनों पेपर, एक बहुत बड़ा सिलेबस है उसका जो एक साथ ही है, एक पेपर में है। फिर आपका पवैड और पॉलिटी का है, वो उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। फिर आपका इकोनॉमी है, जो उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा दिखता है,
और फिर साइंस टेक है। तो अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो प्रथम दृष्टया डर लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस 2 महीने में कैसे कवर हो सकता है। सबको डर लगता है, हमें भी डर लगा था, और ये स्वाभाविक है, डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, 2 महीने में बहुत चीज़ें पढ़नी है। लेकिन इसी 2 महीना में हमें सफल भी होना है, ये प्रण भी लेना होगा, और हमारा जो प्रयास होगा और आपका खुद का जो प्रयास होगा उसमें काफ़ी ज़रूरत है कि आपका सहयोग हमको मिले और मेरा सहयोग भी आपको मिले। हम लोग जो चीज़ों को बताएं उसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, घर में काफ़ी समय दें पढ़ने पे, और बाकी चीज़ों से दूर रहें, खासकर सोशल मीडिया से जो हमेशा कुछ र्यूमर क्रिएट करता है और आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, उनसे दूर रहना है आपको। ये मेरा सुझाव रहेगा कि आप उनसे दूर रहें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और किस तरह 2 महीने में प्रिपरेशन करके हम लोग इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा जो विषय होगा वो पहला है, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बात करूंगा, इतिहास और भूगोल से। अगर इतिहास को देखें तो इतिहास जो है वो 4 खंडों में विभक्त है, भूगोल भी 4 खंडों में विभक्त है। 4 खंड से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भूगोल से भी 4 खंड से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ 2-2 क्वेश्चन ही करने होते हैं, जो 40-40 अंक के होते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, वो हो गए 40 × 4 हो गए 160 नंबर, और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहते हैं और 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहते हैं। इस तरह ये पूरा पेपर 200 का बनता है। तो अगर हम देखें तो इतिहास जो है वो 4 खंडों में विभक्त है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत, चौथा है झारखंड का इतिहास। 4 खंड में विभक्त है, और आप स्वतंत्र हैं किसी भी 2 खंड का चयन करके, आप क्वेश्चन सबसे आएंगे, आप स्वतंत्र हैं कि किसी भी 2 खंड का चयन करके आप 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो टोटल 2 × 40 80 नंबर का होगा। ठीक है, पहले इतिहास की बात करते हैं, फिर हम लोग भूगोल की बात करेंगे। तो अगर हम प्राचीन भारत देखें तो प्राचीन भारत जो है वो लगभग 12 खंडों में विभक्त है। 12 खंड में, मेरे हाथ में सिलेबस है, मैं बताता हूं इसे देख करके। अगर हम देखें तो प्राचीन जो भारत है ये 11 खंडों में विभक्त है, और जो मध्यकालीन भारत है, प्राचीन भारत 11 खंडों में विभक्त है, जो मध्यकालीन भारत है वो 8 खंडों में विभक्त है। खंड ना कहें उसको, हम सेक्शन ठीक है कह सकते हैं उसे, ये 8 खंडों में विभक्त है। जो आधुनिक भारत है वो भी ठीक इसी तरह लगभग 10 खंड में विभक्त है, और जो झारखंड का इतिहास है अगर उसे हम देखें तो वो 6 खंडों में विभक्त है। प्राचीन भारत 11, मध्यकालीन भारत 8, आधुनिक भारत 10, झारखंड का इतिहास 6। तो मेरा यह सुझाव होगा कि हर स्टूडेंट, मैं खुद भी या और जितने स्टूडेंट को मैं जानता हूं, अगर देखा जाए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और झारखंड का इतिहास, तो मैं इसे 4 खंडों में ना मान करके मैं इसे चाहूंगा कि आप इसे 2 खंड में बांट दें। एक खंड में रखें आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और दूसरा खंड में रखें झारखंड का इतिहास। क्योंकि हम सब अपने तैयारी के दौरान कई बार झारखंड के इतिहास को पढ़ते हैं। जब हम कई प्रकार के एग्जामिनेशन देते हैं, JSSC के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसका भी एग्जामिनेशन बहुत लोग दिए होंगे, तो उन्होंने भी कम बेश झारखंड के इतिहास को कई बार पढ़ा होगा। सब लोग जानते होंगे संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, हो विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, सब लोग जानते होंगे। तो इससे सब बहुत लोग जो है इसके बारे में बहुत लोग जानते रहते हैं पहले से भी। और दूसरा चीज़ कि ये 6 ही इसमें टॉपिक्स है लगभग। तो मैं चाहूँगा कि इसे 2 भाग में बांट दिया जाए। एक पूरा भाग जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और दूसरा जो है वो झारखंड का इतिहास। और अब मैं ये चाहूँगा कि हर विद्यार्थी इस 3 में से किसी एक में बहुत कंफर्टेबल स्थिति में होता है हमेशा, और
वो प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में ज़्यादा होता है, ये ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि प्राचीन भारत से हम इतिहास शुरू करते हैं तो बार बार उस चीज़ को पढ़ते हैं, और मध्यकालीन तक जाते हैं थोड़ा हम लोग स्लो हो जाते हैं, एक ह्यूमन नेचर है। और चूंकि आधुनिक भारत पे हम लोग का बहुत इंटरेस्ट होता है तो उसको भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत में हम लोग ठीक ठाक होते हैं, मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा होगा जैसा हम सोच रहे हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है सिलेबस को देख करके कि मुझे सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कमोबेश बहुत है, आर्यों की उत्पत्ति की के संबंध में बहुत जानकारी है मेरे पास, वैदिक साहित्य के बारे में है, लिच्छवी के बारे में है, मौर्य, कुषाण, गुप्त, अगर इसकी जानकारी आपको कमोबेश है तो आप प्राचीन भारत का चयन कर लें। आपको लगता है कि नहीं मैं मध्यकालीन भारत में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो आप मध्यकालीन भारत का चयन कर लें, और या फिर आधुनिक भारत का चयन कर लें। अभी आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसका चयन करें जबकि सिलेबस में चारों टॉपिक्स हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो 2 महीने के लिए है, मतलब 2 महीने में हम इस कंफर्टेबल पोजीशन पे चले जाएं कि कम से कम सिलेबस का जो भी क्वेश्चंस हमारा आए उसको हम टैकल कर पाए। ऐसा ना हो कि हम इतिहास में ही उलझे रह जाएं, इतिहास में पीएचडी कर लें और बाकी ज्योग्राफी छूट जाए, आपका पवैड छूट जाए, पॉलिटी छूट जाए, या फिर जो भी है वो छूट जाए। तो मेरा यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताने का ये है कि आप प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक में से किसी एक का चयन कर लें और झारखंड का इतिहास जो है उसको कंपलसरी रख लें आप, और इसका हम बेहतरीन मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। मतलब अगर ऐसा, अब डरने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर सिर्फ प्राचीन भारत रख लिया और क्वेश्चन छूट गया और मध्यकालीन पढ़ा नहीं तो कैसे लिखेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, प्राचीन भारत अगर आप पढ़ते हैं या मध्यकालीन रखते हैं या आधुनिक रखते हैं, क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। अब यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा लाइन बाय लाइन वही क्वेश्चन आएगा। हमारा पढ़ाने का मकसद ये है कि हम वो समझ विकसित करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप टैकल कर लेंगे। और सिविल सर्विसेज में ऐसा ही क्वेश्चन टैकल किया जाता है, कभी ऐसा नहीं होता। हालांकि अब बहुत खुदकिस्मत हो जाएगा कि जो क्वेश्चन लिखाया गया है वही क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस आपको वही मिलते हैं, आपको वही सोचना होता है, और वही आपको चिंतन मनन सब करके जो भी ज्ञान आपका है उसको वहाँ पे उड़ेल डालना पड़ता है। तो हम लोग इसी तरह से प्रिपरेशन करवाएंगे। तो चूंकि 2 क्वेश्चन ही लिखना है तो ठीक है, आप लोग चयन कर लीजिए इसमें कि प्राचीन लेना है, मध्यकालीन लेना है, आधुनिक या झारखंड, इसमें से एक और इसमें से एक रख लीजिए। और शायद आप लोग सहमत भी होंगे हमारी बात से। अब चलते हैं हम लोग भूगोल की तरफ। भूगोल जो काफ़ी स्कोरिंग है, तो उसके बारे में कुछ बता दूं आपको कि अगर हम भूगोल को देखें तो ये भी 4 खंडों में विभक्त है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है संसाधन भूगोल, फिर इसी में भारत का भूगोल और झारखंड का भूगोल। सिलेबस देख करके डर लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस, ये तो पूरा यूपीएससी का मेंस को कवर कर लेता है, और एक ही पेपर में हम लोगों ने, जेपीएससी ने इसमें इतिहास को भी रखा है और भूगोल को भी रखा है, तो कैसे कवर किया जाए। उसके लिए आपको डरना नहीं है। जो स्ट्रैटेजी हम लोग इतिहास में बनाएंगे वही स्ट्रैटेजी हमारा भूगोल में भी रहेगा। और जिस तरह मैंने वहाँ बांट दिया था कि आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में किसी एक का चयन कीजिए, और झारखंड का इतिहास आप रखें ही, मैंडेटरी रखें उसको आप, यहाँ मैं वैसा नहीं करूँगा। यहाँ मैं इसे 2 भागों में बांटूंगा जरूर, कि भौतिक भूगोल, संसाधन भूगोल, या भारत का भूगोल या झारखंड का भूगोल, इसको हम 2 भाग में बांट देंगे। इसको आप निश्चित रूप से रखिए, क्योंकि छोटा सिलेबस है इसलिए कह रहा हूँ, समय कम है। और इस तीनों में भौतिक भूगोल को रखिए। भौतिक भूगोल क्या है, एक साइंस की तरह है, कंप्लीट पूरा। अगर उसके क्वेश्चंस को आप लिखते हैं तो अगर वो क्वेश्चन 40 नंबर का है तो आपको 30 भी आएगा। सिक्स जेपीएससी में मैंने कॉपी चेक जाके जांच किया था, जाकर के देखा था जेपीएससी ऑफिस में जाकर के, तो मुझे भौतिक भूगोल के कुछ प्रश्नों में 32 नंबर भी आए थे। तो भौतिक भूगोल देखने में टफ है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार अगर आपका कंसेप्ट उसमें बन जाता है तो आप सभी क्वेश्चन को लिखने की स्थिति में रहेंगे। थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा, एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज में मेहनत करना होगा।
तो मैं कहूँगा कि आप इसमें भौतिक भूगोल रखें और एक झारखंड का भूगोल रखें। मैं पढ़ाऊँगा सभी, लेकिन जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, चूंकि ये क्लास स्ट्रैटेजी का है, तो मैं चाहूँगा कि आप इतिहास और भूगोल को इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, और इसका तैयारी आप चाहें तो काफ़ी कम दिनों में हो जाएगा। ठीक, तो जैसा मैंने बताया कि आप लोग इतिहास और भूगोल का चयन इस प्रकार से कर लें। और अब कल से ही हम लोग क्लास आज से ही स्टार्ट हो गया है। हम लोग कल से टॉपिक वाइज क्लास देंगे। हर दिन आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, और उस टॉपिक में जो भी टॉपिक हम लोग बताएंगे, आप लोग उस पोजीशन पर रहेंगे कि उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको कर पाएंगे। उसका जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको हैंडल कर लेंगे। यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और कुछ एक दो लाइन आपको और बताना चाहता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। मेन सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है। इसी से आपका सिलेक्शन होना या फिर आपका रैंक डिसाइड होना, कैडर डिसाइड होना, सब इसी पे निर्भर करता है। तो इसे काफ़ी बेहतर तरीके से करना है। और मेंस, इसलिए मेंस सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट का जांच करने के लिए मेंस परीक्षा लिया जाता है। मेंस परीक्षा के द्वारा आपके पर्सनालिटी को भी चेक कर लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ इंटरव्यू में चेक किया जाता है, ऐसा नहीं है। मेंस परीक्षा में भी आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को पहचाना जाता है और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिया जाता है। तो उस पर भी आपको काम करते रहना है थोड़ा थोड़ा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रिजर्वेशन के बारे में अपने विचार रखें, आरक्षण के बारे में क्या क्या प्रावधान है अपने विचार दें। तो ये प्रश्न जो है ये नॉलेज चेक करने के लिए नहीं है। ये प्रश्न आपके व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए ही है कि भाई आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं। आप सुनते होंगे हमेशा, चौक चौराहों पे सुनने को मिलता होगा कि रिजर्वेशन दे दिया गया है तो किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता है, कट ऑफ कहीं ज़्यादा जाता है, कहीं कम जाता है। तो बहुत लोग इसके खिलाफ बातें करते रहते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग को सिविल सर्वेंट बनना है और संविधान के तहत काम करना है, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या संविधान के तहत है और क्या नहीं है। तो इन सब, ये जो पर्सनालिटी है ना आपका, वो निखर के आता है या फिर वो आपके राइटिंग में दिखाई देने लगता है। तो इस पे भी काम करना है। दूसरा कि मेंस राइटिंग के समय हमेशा बनावटी बातों से, बहुत ही अलंकारिक बातों से दूर रहना चाहिए। प्रयास हम लोग क्या करते हैं जब हम नोट्स बनाते हैं तो कि पूरा अलंकारिक बना दें, उसको इतना बना दें कि खुद को ही ना समझ में आए। तो एग्जामिनेशन में कहाँ तक जाएगा वो। एकदम सिंपल रहिए, काम रहिए, प्योर रहिए और मौलिक रहिए। जो आप सोच पाते हैं चीज़ों को बस सिर्फ वहाँ रख देना है। तो हमेशा मौलिक चीज़ों को लिखा जाना चाहिए। मौलिकता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये आप देखते होंगे कि कोई अगर आदमी आपसे बात करता है, ये हमारे व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलता होगा कि कोई आदमी आपसे जब बात करता है और बहुत ही अलंकारिक तरीके से पेश आता है, अपनी बातों को रखता है, तो आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग होता होगा। जैसे कोई बोले कि सर को दंडवत प्रणाम, तो बड़ा अजीब सा लगता है। सिंपल सा बोले गुड मॉर्निंग सर, तो अच्छा लगता है। तो यही चीज़ें वहाँ पे हमारे राइटिंग में जाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि हमारा आंसर जो है वो विश्लेषणात्मक होना चाहिए। फर्स्ट पैरा सेकेंड पैरा में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में कुछ बोल के आप भूल गए और सेकेंड में कुछ और बोल दिया। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखा जाना चाहिए। एक तारतम्यता होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। दिखना चाहिए कि आप एक फ्लो में चल रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि आपको अगर तथ्यों का सपोर्ट अगर आप कर पाएँ अपने आंसर को, तो आपके नंबर को काफ़ी बढ़ा सकता है। तथ्य याद रखने चाहिए, तथ्यों को जहाँ तहाँ उपयोग में लाना चाहिए। और आप चाहें तो फ्लो चार्ट, डायग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके नंबर को दूसरों के तुलना में अच्छा कर देगा। बाकी हम लोग बात करते रहेंगे। अभी हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। आज तो बहुत ही फर्स्ट डे है और बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। हमारा जो भी अनुभव है, हमने 4 बार इंटरव्यू दिया है और हर बार कुछ ना कुछ चीज़ों से, कुछ गलतियां मेरी, कुछ और मैं रह गया। तो हम लोग बात करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।